नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर फिर से एक बार स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ठीक है, आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 30 में से 30 करना है, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 30 में से 30। ओके दोस्तों, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको हम बता दें कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का हमने पूरा नोट्स आपको करवा दिया है। अगर अभी तक आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अपना नोट्स बना पाओगे, क्योंकि हम आपसे बार बार कहते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले आपका नोट्स ही आपके काम आएगा। ओके दोस्तों, आपका नोट्स आपके क्वेश्चंस और आपका नंबर यानी 30 में से 30। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका 30 में से 30 आ जाए तो आपको अपना नोट से खुद बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना नोट्स अपने हाथ से खुद बनाना होगा। और अगर आप चाहते हो कि हर क्लास हर प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन दोस्तों बहुत धुआंधार होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि हर किसी को मालूम हो जाए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है और कब आपका डेट आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए आप लोग चलिए। दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी अगर आप एक शिक्षक हो तो आपको प्राथमिक स्तर पर किस नियम को यानी किसे आपको सबसे अधिक महत्व देना है। शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, या फिर अति। दोस्तों जहां आपको दीजिए अति, जहां आपको दीजिए अति वह क्वेश्चन आप पहले ही गलत काट दोगे। ये क्वेश्चन आपका पैडागोजी से है। अति, अधिक या अधिक से अधिक आपको दिख जाए, उससे आगे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन तुरंत ही गलत हो जाएगा। पढ़ने में उत्सुकता, यानी बच्चों में आपको पढ़ने में उत्सुकता करवाना है, ऐसा कुछ नहीं करवाना है। जब तक बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करेगा तब तक वह नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक शिक्षक की बात हो रही है कि एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर में किस प्रकार होना चाहिए। एक शिक्षक के अंतर्गत प्राथमिक स्तर में शिक्षक के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, तो आपको जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ओके दोस्तों, यानी आपका धैर्य होना सबसे अधिक है। आपको जाएगा आंसर नंबर डी, यानी आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा। उसके बाद कक्षा में एकदम खामोशी। दोस्तों एकदम, हमने अभी आपसे कहा अधिक से अधिक, अधिक, एकदम, ये सब आ जाए आपका क्वेश्चन तुरंत ही गलत। कक्षा में अधिकतम, देखिए दोस्तों अधिकतम यानी अधिक से अधिक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जहां आपको ऐसे क्वेश्चन मिले उसको आप लोग को तुरंत काटना है, ना उसको पढ़ना है, ठीक है, ना आपको उसको समझना है। नेक्स्ट आपका है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। जब बच्चे जो उपचारात्मक कार्य जब टीचर बच्चों को देता है तो वह अपने ही कार्यों में लगा रहता है। ठीक है, उसे कितना आया कितना नहीं आया उसकी जानकारी एक टीचर को नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे कक्षा में लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन की बात अपने शिक्षक के सामने रख रहे हैं, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी आपका दूसरे का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है
मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मेस्लो कौन है आपके? मेस्लो आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी मेस्लो के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, मेस्लो के सिद्धांत को क्या कहते हैं? आपने एक नाम सुना होगा, ट्रायंगल सिद्धांत। ओके दोस्तों, आपने एक चीज़ सुना होगा, ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी से इनका संबंधित है, इनका हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है परस्पर का उद्देश्य क्या है? बताइए। परामर्श, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों। परामर्श का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति जब किसी भी मुसीबत में फंसता है तो वह दूसरे व्यक्तियों से परामर्श जरूर लेता है अपने समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। अगर आप किसी भी समस्या में उलझे हुए हो या फिर आप किसी भी समस्या में बचे हुए हो तो आप अपने से बड़े, अपने से शिक्षित व्यक्ति से परामर्श जरूर लोगे ताकि आपके समस्याओं का हल आपको मिल सके। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है और हर इंसान के अलग अलग सोचने का जो ढंग होता है, ठीक है, जो आपका तरीका होता है वो अलग होता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग परामर्श देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा? परामर्श दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? यानी जब एक शिक्षक और टीचर, ठीक है, जब एक शिक्षक टीचर या फिर बच्चों के बीच में परामर्श होता है तो उसमें क्या होता है? बच्चों को समझाना। अगर मान लो आप एक टीचर हो और आप बच्चों से परामर्श ले रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, तो यह क्या होगा? बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का पता लगाना या फिर बच्चों को समायोजन में सहायता देना या फिर उपयोग से बताइए इसमें से आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों ये आपका तीनों बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है, यानी आपका उपयोग सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बीजों का अनुकरण। ओके दोस्तों, बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? सांपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना या फिर बीज की वृद्धि। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आपको बच्चों को बीजों के अंकुरण के बारे में समझाना है तो इसमें से आपका सबसे ठीक है अच्छा नियम कौन सा है? ठीक है, आप क्या करोगे? आपको बताना है कि अगर आपको बच्चों को समझाना है एक बीजों के अंकुरण के बारे में कि एक बीज पौधे से पेड़ कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका सबसे अच्छा नियम क्या होगा? यही इसमें से आपसे पूछा गया है। व्याख्या देना दोस्तों, ठीक है, व्याख्या, जहाँ पे आपको व्याख्या और विस्तार से क्वेश्चन मिल जाए वह आपका एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर व्याख्या का कोई भी नियम नहीं है, आप वहाँ पर व्याख्या नहीं दे सकते हो। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं उत्तर की कि आपकी सबसे अच्छी उत्तर क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपका व्याख्या है, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है फिगर से दिखाना समझाना। देखिए यहाँ पे देखिए भी आपका दिया गया है कि चित्रों का वर्णन करना, ये भी आपको नहीं होगा। देखिए दोस्तों जहाँ पे देखिए आपको दिख जाए अवलोकन करके सीखना, सबसे अधिक बल आपको कहाँ देना है? करके सीखने पे, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल विकास से तात्पर्य, ठीक है दोस्तों, बाल विकास से तात्पर्य, फिर आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है और फिर स्पेस परिवर्तनों से हैं जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। अब आपको इस खाली स्थान को भरना है, आपको भरने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, यानी आपको बताना है कि एक मिनट आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। आपको बताना है बाल विकास से तात्पर्य, ठीक है दोस्तों। देखिए बाल विकास से तात्पर्य, देखिए दोस्तों विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए तात्पर्य क्या है? जैविक, ठीक है, जैविक
और मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भावात्मक आपको हम दिखाते हैं कैसे। देखिए, बाल विकास का तात्पर्य, ठीक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और क्या था आपका, नेक्स्ट आपका था भावात्मक। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आप लोग पहले भावात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, यह जन्म से किशोरावस्था के अंत के बीच में होता है। ओके दोस्तों, अगर आप मान लो नहीं समझ पाए हो तो आप वीडियो को रोककर फिर से एक बार अच्छे से देखकर समझ सकते हो। अब ठीक है, यहाँ बात किया गया है आपके समावेशी शिक्षा से, यानी एक समावेशी विद्यालय किसे कहोगे आप, बताइए। हमने आपको बताया है, हमने इसका पूरा नोट्स बनवा दिया है, उसका नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखें हम उत्तर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। विद्यार्थियों की क्षमता को परवाह किए बिना, ठीक है, विद्यार्थियों के क्षमता को परवाह किए बिना उनको सभी एक क्लास में पढ़ाना, एक ही विद्यालय में पढ़ाना और उनके अधिगम को, जो उनके अधिगम में उन्हें यूज़ करने वाले यंत्र हैं उनके साथ उनकी शिक्षा पूर्ण करना ही आपका कहलाता है एक समावेशी शिक्षा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है। अगर देखा हम यहाँ बात करें आंसर की, देखिए शिक्षण के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षण की आवश्यकता होती है, अच्छे मॉडल। ओके दोस्तों, ये सब आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आपको जाएगा आंसर नंबर बी। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है आपको बताना है कि इन चारों में से के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ठीक है, प्रतिभाशीलता होती है मनोसामाजिक कारणों, या फिर आनुवंशिक रचना, या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा, या फिर बी और सी का संयोजन। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा बी और सी। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवंशिक रचना, और आपका हो जाएगा वातावरण। आपको पता है कि एक अच्छे बालक का विकास कहीं ना कहीं उसके वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, उसके समाज से ही उसका अच्छा विकास होता है। तो आपको जाएगा बी और सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी एक टीचर और एक बच्चे के बीच में किस टाइप का संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, या फिर सम्मान का। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इन चारों की। देखिए एक शिक्षक और एक बच्चे के बीच में स्नेह, विश्वास और सम्मान, ठीक है, तीनों होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आपको हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी ये सभी। इसमें आपको कुछ भी समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट आपका है बुद्धि एवं सृजनात्मकता के में किस प्रकार का साथ संबंध होता है, यानी आपको बताना है कि किस प्रकार का साथ संबंध होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं आंसर की, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है, शून्य, तो ये आपका कट जाएगा और प्लस आपका ये कटेगा। ठीक है, धनात्मक तो होता नहीं है, आपको जाएगा ठीक है, आपको जाएगा धनात्मक, यानी आपका ए। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए से हो जाएगा। देखिए दोस्तों बुद्धि अलग अलग घटकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि अलग अलग घटकों से मिलकर बनी होती है। जब अलग अलग घट एक समान, ठीक है, जब एक में जुड़ते हैं तो उनका कहीं ना कहीं धनात्मक का रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है विकास। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अब यहाँ हम बात करते वाले हैं एक सिद्धांत का, या फिर नियंत्रण, अंतःक्रिया, या फिर अंतःसंबंध। बताइए, अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं उत्तर की। तो विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है मनुष्य की वृद्धि। ठीक है, मनुष्य की वृद्धि आगे, एक मिनट, चलिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। जलवायु, वातावरण, मौसम या फिर क्षेत्र के कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। बताइए, इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा वातावरण। ठीक है दोस्तों, एक मनुष्य के बुद्धि का विकास उसके पीढ़ी के संबंध में और उसके वातावरण पर भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर एक बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा, क्योंकि वहाँ पर उसे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। और यहाँ पर क्षेत्र, मौसम और जलवायु, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जाएगा आंसर नंबर सी, यानी वातावरण। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यानी इसमें से बताना है आपको कि पियाजे के बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ओके दोस्तों, बताइए, सामाजिक संरचना, या फिर संतुलीकरण, या फिर अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। अगर ठीक है हम यहाँ बात करें उत्तर की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी सामाजिक संरचना। ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा सामाजिक। शब्दों में अक्षरों के क्रम। ठीक है दोस्तों, ये शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। एक बालक है, वह शब्दों के अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस विकार के अंतर्गत आएगा? आपने सुना होगा कि एक विकार होता है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया। ठीक है दोस्तों, कैल्कुलिया, डिसग्राफिया। तो ऐसे कई विकार होते हैं। हम यहाँ पर बहुत जल्द ही सारे विकार के एक ही वीडियो में, एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ देखिए हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की, क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या होता है, उसमें आपका पठन विकार देखने को मिलता है। किसमें? डिसलेक्सिया में। और बात करते हैं देखिए हम डिसग्राफिया की। आप लोग एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। डिसग्राफिया में क्या होता है, इसमें आप बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है डिसग्राफिया। ठीक, डिसग्राफिया मतलब क्या? ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो डिसग्राफिया यानी ग्राफ, ये आपका लिखने से है, ये आपका पढ़ने से है। ठीक है, और डिसकैल्कुलिया यानी आपका ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग से। ठीक है, ये आपका है मैथ से। ठीक है, गणित से है। डिसग्राफिया लिखने से है, डिसकैल्कुलिया आपका पढ़ने से है, और आपका डिसकैल्कुलिया ये आपको जाएगा गणित से। चलिए, नेक्स्ट आपका है बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? बताइए, बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? विद्यालय से, समाज से, परिवार से, या उपयुक्त सभी से? हाँ, यहाँ पे आपको जाएगा आंसर नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपको कुछ भी समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अच्छे बच्चे का विकास अच्छे विद्यालय, अच्छे समाज, अच्छे परिवार, ठीक है, अच्छे वातावरण से होता है। इसलिए आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका आंसर नंबर डी। पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड यह किस प्रकार का आपका प्रेरक है? सकारात्मक, स्वाभाविक, कृत्रिम, या फिर अर्जित? बताइए, इसमें से आपका क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आपका कृत्रिम होता है। यहाँ करने का हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, यह आपका सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे के अच्छे काम पे उसे पुरस्कार या दंड देते हो, तो अगर आप पुरस्कार दोगे तो वह लालची बन जाएगा। अगर आप उसको दंड दोगे तो कहीं ना कहीं वह
गलत काम करने में उसका मन फिर लग जाएगा और उससे सही काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको हो जाएगा सी, यानी ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम, आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हम लोग ठीक है पुरस्कार देते हैं व्यक्ति के द्वारा, वह आपका कृत्रिम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम में सिद्ध किया कि अधिगम है, बताइए। यानी आपको यहाँ पर कहा गया है आपसे कि कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया है कि अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम क्या है इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट कठिनाई शामिल है। अभी हमने आपसे कहा था कि जहां आपका आ जाए लिखने से हमने आपको क्या बताया था कि आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका लिखने से है, ये आपका ठीक हो जाएगा गणित से, गणित। ये ठीक है आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, ये ठीक है आपका हो जाएगा पठन से। ओके दोस्तों, ये आपका कुछ भी नहीं है, तो आपको जाएगा आंसर नंबर सी, यानी लिखने से आपको जाएगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहम के नियम का कार्य करता है, यानी अहम किस नियम पर कार्य करता है दोस्तों? नैतिकता, सुख, वास्तविकता या फिर कल्पना। अहम जो आपका है वह किस नियम पर कार्य करता है? अगर बात करें आंसर की, तो अहम जो होता है वह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, यानी आपका आंसर नंबर सी एक बार फिर से सही हो जाएगा। यह आपके वास्तविकता पर ही कार्य करता है अहम। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? निम्न में से कौन से आपके सीखने के सही स्तर हैं? आपको इन चारों में से बताना होगा कौन कौन सा आपका सीखने का सबसे सही स्तर है। तथ्य होगा, फिर ज्ञान। देखिए दोस्तों, ज्ञान फिर देखिए आपको हो गया सूचना, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ज्ञान इसके बाद में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका तथ्य है, तथ्य के बाद ठीक है यहाँ पर सूचना है, सूचना के बाद बोध, बोध के बाद ज्ञान, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जहाँ सूचना उसके बाद ज्ञान, ठीक फिर प्राप्त करना बोध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आ गया तथ्य फिर बोध, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपका तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, फिर बोध, फिर प्रदान, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमने आपके नोट्स में 4 से 5 बार हमने जिक्र कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम आपका क्या है? अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको हम बता दें इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, आपको जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? यहाँ पे ठीक है आपसे बात किया गया है दूरदर्शिता के लिए। ओके दोस्तों, कौन सा शब्द आपका यहाँ पर दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म शिक्षण की खोज। सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओके दोस्तों, बताइए आपका क्या होगा? अगर देखें यहाँ आप लोग हम बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पे आपको जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी खोज की गई थी 1963 में। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज की गई थी 1963 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सही प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्जन
कहा है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण यह अर्थ है। यानी आपको इसमें बताना है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है दोस्तों, पियाजे के अनुसार मौलिक तर्क बच्चे के किस चरण में आता है, यानी किस अवस्था में आता है। ठीक है दोस्तों, 25 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यदि बच्चों का एक समूह, ठीक है, यदि बच्चों का एक समूह दीपावली त्योहार उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के माध्यम से बहुत सारे गणितीय कौशल सीखता है तो यह किस रूप का जाना जाएगा। ठीक है, या किस रूप में जाना जाएगा। अगर आप बच्चों को दीपावली महोत्सव के अनुसार बच्चों में कहीं ना कहीं गणितीय कौशल का विकास कर रहे हो तो यह आपका किसके अंतर्गत आएगा, यह आपका हो जाएगा सी, यानी अनौपचारिक अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, यह आपको हो जाएगा अनौपचारिक, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। यानी आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है, यह किसके अंतर्गत आएगा, इदम, इदम अहम, या फिर अहम या परम अहम। दोस्तों ठीक है, हमने यहाँ पर इदम अहम और परम अहम का हमने आपको यहाँ पर नोट्स अच्छे से बनवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह किस भंडार गृह में आएगा। अब ठीक है, हम बात करते हैं आंसर की। आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी इदम। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आपका हो जाएगा इदम। अगर हम यहाँ लेकर बात करें कि आपका इदम अहम परम अहम के किस वैज्ञानिक से संबंधित है तो यह आपका हो जाएगा, ठीक है, फ्राइड। फ्राइड के अनुसार यह आपका इदम अहम परम अहम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं, यानी आपको बताना है कि किसकी वजह से अधिगम में पठार नहीं होता, शारीरिक, विद्यालय, प्रेरक या फिर ज्ञान। बताइए इसमें से आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ओके दोस्तों, यानी विद्यालय का असहयोग अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनमें अधिगम में पठार आ जाएगा, लेकिन शारीरिक, प्रेरणा और ज्ञान इन सब से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हो। ठीक है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे। अगर मान लो आप किसी कक्षा में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया पढ़ाने गए हो, अगर कोई बच्चा आपसे उसी हिंदी के क्लास में मैथ का क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसे क्या करोगे। आप उसको डांटोगे या फिर आप उसको मारोगे या फिर आप उसको क्लास से निकाल दोगे। आप क्या करोगे बताइए दोस्तों, आप क्या करोगे उस टाइम पर। अब देखिए आपको करना क्या है कि आप बच्चों को मारोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप प्रश्न पूछने का अनुमति नहीं दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कहना कि कक्षा के बाद में प्रश्न आपका मैं दे दूंगा। ठीक है, यानी आप जैसे कि आप हिंदी की क्लास में हो और किसी बच्चे ने आपसे मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उससे कहोगे कि हिंदी का क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपके आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं कुत्ते की। जैसा कि आपको पता है कि कुत्ते का संबंध किससे है, पावलोव से। ठीक है दोस्तों, देखिए कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध प्रयोग हैं, ये भी आपको पता है। यह शब्द कौन सा था। ठीक है, यह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसमें कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा स्वाभाविक उद्दीपन। अगर आप फिकर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो
तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में ही आंसर था, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।